वेलकम स्टूडेंट्स। आप सभी लोग उम्मीद है मेटलर्जी के जितने भी वीडियोस बन रहे हैं उन सभी को क्रम से आप देख रहे होंगे, तो आपको बहुत अच्छी मेटलर्जी ये समझ में आ रही होगी। अगर आपको समझ में अच्छी मेटलर्जी आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे पता चले कि हाँ कितने बच्चे इस वीडियो को देखते हैं और उनको कितना समझ में आ रहा है। और अगर कुछ और आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप वो भी मुझे सजेशन मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर दे सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में क्या चीज़ सीखी थी हम वहाँ से स्टार्ट थोड़ा सा कर लेते हैं। देखो, हमने सबसे पहले लिया था हमारा मतलब जो टॉपिक था वो था आयरन की मेटलर्जी। मतलब हम आयरन या लोहे को निकालना चाहते थे, आयरन का निष्कर्षण करना चाहते थे। उसके लिए सबसे पहले हमने आयरन के अयस्क लिए, आयरन के अयस्क से हम लोगों ने उसका सांद्रण किया, फिर भर्जन निस्तापन किया, फिर प्रगलन किया एंड फाइनली हमको मिला कच्चा लोहा। और उस कच्चे लोहे से हमने क्यूपोला भट्टी का इस्तेमाल करते हुए हमने उसको बदल दिया ढलवा लोहे में। और ढलवा लोहे के बाद हमने प्रोसेस लगाई पडलिंग विधि या पडलिंग प्रोसेस, तो हम लोगों को मिल गया पिटवा लोहा। यहाँ तक हम आयरन की मेटलर्जी का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम देख चुके थे। जिन्होंने आयरन की मेटलर्जी पढ़नी है उसको बता दूं, कुल 3 पार्ट हैं। 2 पार्ट में आपको बता चुका हूं और ये तीसरा पार्ट है आयरन की मेटलर्जी का। बेसिकली पूरी मेटलर्जी का तो ये 14th पार्ट होगा या 15th पार्ट होगा, वो क्रम अलग चीज़ है। यहाँ पर सीखिए, देखिए ढलवा लोहा था जिसको हम बोलते हैं कास्ट आयरन। इसमें आयरन का परसेंटेज कितना था 93 से 94% और कार्बन का परसेंटेज कितना था 2 से 4%। और बाकी अशुद्धियाँ किस चीज़ की थी, सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीज, सिलिकॉन, ये अशुद्धियाँ इसमें मुख्य तौर पर थी। देखो, अशुद्धियों के नाम आप याद कर लो, ठीक है। कार्बन और आयरन का तो परसेंटेज आपको याद करना ही पड़ेगा। हम आपसे पूछे आयरन में कौन सी अशुद्धियां रहती हैं तो आप पहले नाम फटाफट क्या बता दोगे कि इसमें अशुद्धि किसकी रहती है। कार्बन के अलावा, कार्बन तो है ही, उसके अलावा किसकी रहती है, फास्फोरस की, सिलिकॉन की, मैग्नीज की और सल्फर की। कुल 4 अशुद्धियां इसमें मुख्य तौर पर देखी जाती हैं। हमने उसके बाद पडलिंग विधि लगाई, हमारा लोहा प्योरेस्ट हो गया, मतलब जो हमारा आयरन था वो शुद्धतम रूप में प्राप्त हो गया। और शुद्धतम लोहे का रूप कौन सा है, पिटवा लोहा, जिसको रॉट आयरन कहते हैं। इसमें आयरन का जो परसेंटेज है वो 99.8% से ऊपर होता है और कार्बन बहुत कम होता है, 0.1 से 0.25% तक। हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। आज का हमारा जो टॉपिक है, हम इस पिटवा लोहे से स्टील बनाने जा रहे हैं। इस पिटवा लोहे से हम इस्पात बनाना चाहते हैं। अब देखो, इस्पात को लेकर के थोड़ा समझिएगा। देखो, स्टील, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, घरों में ढेर सारे आपके स्टील के बर्तन आप लोग इस्तेमाल करते हो। तो बेसिकली वो जो स्टील है वही स्टील की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब स्टील में आपकी कह लो कि कई इस तरह की स्टील्स होती हैं। अभी मैं स्टील्स के टाइप पे नहीं जा रहा हूँ, एक कॉमन से स्टील्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। वो स्टील में आयरन की मात्रा देखो पिटवा लोहे से थोड़ी सी कम हो जाती है, मतलब कार्बन की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। देखो, कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा किसमें है, ढलवा में। कच्चे लोहे की तो बात नहीं हो रही है, 3 तरह के रूप बता रहे हैं इसमें। कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा किसमें है, ढलवा में। सबसे कम किसमें है, पिटवा में। और स्टील में जो कार्बन की मात्रा है वो ढलवा और पिटवा के बीच में रहती है। और कितनी रहती है, 0.25 से लेकर के 1.5% तक कार्बन की मात्रा इस स्टील में पाई जाती है। अब बात करते हैं ये पिटवा लोहे से स्टील बनती कैसे। तो देखो, पिटवा लोहे से स्टील बनाने की हमारे पास कुल 3 प्रोसेस हैं। एक प्रोसेस कहलाता है जिसको हम बोलते हैं बेसेमर प्रोसेस या बेसेमर प्रक्रम, ये पहली प्रोसेस है। उसके बाद दूसरी प्रोसेस है सीमेंस मार्टिन की खुले तल का प्रक्रम, या जिसको हम बोलते हैं खुले तल की पुनर्योजी भट्टी, ये एक ही चीज़ है। इससे कैसे बनाते हैं, ये हमारा दूसरा प्रोसेस है। और तीसरा जो मोस्ट एडवांस टेक्निक है वो है एलडी प्रोसेस। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता, एलडी प्रोसेस कम पूछा गया है, मेरे हिसाब से तो शायद नहीं भी पूछा गया है, बट ज़्यादातर आप लोगों से पूछा जाता है पिटवा लोहे से इस्पात बनाने की बेसेमर प्रक्रिया का वर्णन करो, या पिटवा लोहे से इस्पात बनाने की सीमेन मार्टिन की खुले तल की भट्टी या खुले तल की पुनर्योजी भट्टी का सचित्र वर्णन करो। ये क्वेश्चन हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो आपको फटाफट चीज़ें याद हो जाएंगी। बस लिंक मत तोड़ना। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आगे नहीं देखना तो नो प्रॉब्लम, आप यहीं पे क्विट कर सकते हो। बट अगर आप देख रहे हो तो आगे पेन कॉपी थोड़ा सा ले लीजिएगा
और पेन कॉपी लेने के बाद आप सीखिएगा। देखो फिर से कह रहा हूं, एक बार सीख लोगे, 2-3 बार लिख करके आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये चीज परमानेंट हो जाएगी। एक बार रिकॉल करोगे आप फटाफट चीजें याद हो जाएंगी, वरना आप रटते रटते पागल हो जाओगे। फिर इसीलिए कहते हो केमिस्ट्री याद नहीं हो रही है, याद नहीं हो रही है। रीजन क्या है, आप समझते तो हो नहीं हूं, ठीक है। आप लोगों को लगता है कि बस ये एक खर्रा सा मिल जाए छोटा सा, उसको हम पढ़ लें और बस वही पेपर में आ जाए। देखो वो चीज़ नहीं होती है, एक क्रम होता है, सीक्वेंस होता है पढ़ाने का। मैं आपसे कह दूं कि सीमेंट मार्टिन की खुले तल की भट्टी पेपर में आएगी, पढ़ लो जा करके, तो आप पढ़ोगे आप भूल जाओगे, पेपर के टाइम पे सब खा जाओगे। बट अगर आप थ्रू प्रोसेस चलोगे, जैसे पूरी कहानी अगर आप पढ़ लोगे तो हम आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे आप बता दोगे। और अगर हम उस कहानी का केवल एक क्वेश्चन ही आपको याद कराएं तो आपको वो क्वेश्चन तो याद हो जाएगा, मगर वो पूरी कहानी जो है वो आपको याद नहीं है। तो अगर क्वेश्चन घुमा करके पूछेगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए पेन कॉपी आपने ले ली होगी इतनी देर में। अब आप देखिए हम कैसे फटाफट इसको याद करते हैं। पिटवा लोहे से इस्पात बनाने के लिए सबसे पहले हमने कौन सा यूज करना है, बेसिमर प्रक्रम। देखो बेसिमर प्रक्रम कुछ इस तरह दिखता है, मतलब जो बेसिमर परिवर्तक है, मतलब बेसिमर प्रक्रम में हम जो मशीन यूज कर रहे हैं वो कुछ इस तरह की है। अब ये किस तरह की है भी बताते हैं, ठीक है। अब इस प्रक्रम को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है अम्लीय बेसिमर परिवर्तक, एक होता है क्षारीय बेसिमर परिवर्तक। तो देखो हमने आपको क्या बताया, हमारे पास जो लोहा है, पिटवा लोहा से हम स्टील बना रहे हैं, तो या आप कह लो कि हम ढलवा लोहे से स्टील पे जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास मुख्य तौर पर जो अशुद्धियां हैं, ठीक है, जो हमारे पास अशुद्धियां हैं। देखो अगर आपसे कोई पूछे पिटवा लोहे से स्टील कैसे बनाते हैं, बड़ा सिंपल सा है। पिटवा लोहा तो वैसे ही प्योर है, उसमें तो केवल कार्बन मात्र बढ़ा दिया जाए तो हम स्टील बना सकते हैं। बट हम यहाँ पर ढलवा लोहे से अगर मूव करें स्टील पर, तो पहले ढलवा से प्रोसेस में पिटवा बनता है और वही पिटवा फाइनली किस में बदल जाता है, इस्पात में बदल जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो अशुद्धि है वो किसकी है, आप कहोगे कार्बन की है, ठीक है, आप कहोगे सल्फर की है, ये भी ठीक है, आप कहोगे सिलिकॉन की है, ये भी ठीक है, आप कहोगे मैग्नीज की है, ये भी ठीक है। हमने एक अशुद्धि को यहाँ छोड़ दिया, उसका नाम क्या था, फास्फोरस। अगर हमारे पास फास्फोरस की अशुद्धि कम है, कितनी कम है, 0.1% से भी कम है, 0.1% से भी कम है, तो हम कौन से परिवर्तक का यूज करने वाले हैं, अम्लीय बेसिमर परिवर्तक का। अब ये अम्लीय क्या है भी सीखोगे। और यदि हमारे पास फास्फोरस की जो अशुद्धि है वह अधिक है, अब अधिक का मतलब ऐसा नहीं है कि 5%, 6%, ऐसा नहीं कह रहे हैं, अधिक का मतलब 0.1% से ज्यादा है, तो फिर हम कौन सा बेसिमर परिवर्तक यूज करेंगे, क्षारीय बेसिमर परिवर्तक यूज करेंगे। अब देखो अम्लीय बेसिमर परिवर्तक और क्षारीय बेसिमर परिवर्तक दोनों की डिजाइन तो देखो सेम है। ये जो आप लोगों ने देखा होगा जब हम छत पर जो हमारे मकान बनते हैं उसमें छत बनाने के लिए जो लेंटर डलता है ना, कुछ उस तरह की मशीन रहती है जिसमें हम सीमेंट, गिट्टी, बालू ये भर देते हैं, पानी भर देते हैं और वो मिक्स होता है, गोल गोल घूमता है और फिर एंड राउंड ऐसे ऐसे घूम के और उसमें से मसाला आपका बाहर निकलता है, वो आप छत पर डाल देते हो और आपकी छत बन जाती है। तो जो मसाला बनाने वाली जो मशीन है, लेंटर डालते समय जो हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ वैसी ही मशीन है ये। इसको हम कहते हैं कि ये स्टील का बना या लोहे का बना हुआ नाशपाती के आकार का एक पात्र है जो अपने अक्ष पर घूम सकता है। देखो आप देखोगे वो जो मसाले बनाने वाली मशीन होती है तो वो क्या होती है, बार बार ऐसे होती है, बार बार ऐसे होती है, मतलब वो अपने अक्ष पर क्या करती है, घूमती रहती है। तो हम क्या कहेंगे, एक लोहे का बना या स्टील का बना हुआ एक पात्र है जो अपने अक्ष पर घूमता है और स्टैंड पर टिका होता है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्या रख देते हैं, ढलवा लोहा डाल देते हैं और इसमें क्या करते हैं, ट्यूयर के माध्यम से गर्म वायु इसके अंदर प्रवाहित करते हैं। अब इसमें खास बात यह है कि ये जो नीले रंग की देखो डिजाइन दिख रही है, ये है बेसिकली अस्तर। ये अस्तर 2 चीजों का बना हो सकता है। अगर हमने सिलिका का अस्तर बनाया तो यही कहलाएगा अम्लीय बेसिमर परिवर्तक, और यदि हमने निस्तापित डोलोमाइट का बनाया होगा, अब आप देखो आप लोगों ने अयस्क पढ़ा होगा, डोलोमाइट का अयस्क हमने क्या पढ़ाया था, CaCO3.MgCO3 पढ़ाया था। ये अयस्क इसको बोलते हैं क्या, डोलोमाइट। और अगर इस डोलोमाइट को हम गर्म कर दें वायु की अनुपस्थिति में, हमने क्या किया, निस्तापन में क्या सिखाया था कि वायु की अनुपस्थिति में यदि हम गर्म करते हैं तो कार्बोनेट टूट जाता है और टूटने के बाद क्या बन जाए, CaO.MgO और CO2 गैस तो बाहर निकल गई। तो ये जो निस्तापित
डोलोमाइट है बेसिकली वो क्या चीज़ है, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनका मिक्सचर है जो यहाँ पर चिपका होता है, अस्तर लगा होता है। अगर कैल्शियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड का अस्तर लगा है, या कहें तो निस्तापित डोलोमाइट का आयस का अगर निस्तापित डोलोमाइट का अगर अस्तर लगा हुआ है, तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, क्षारीय बेसेमर परिवर्तक। अब देखो अम्लीय बेसेमर परिवर्तक और क्षारीय बेसेमर परिवर्तक से क्या फायदा होता है, अभी हम बात करते हैं। फिलहाल हम अगर आपसे बात करें तो हमने क्या सीखा कि पिटवा लोहे से इस्पात तक पहुंचने के लिए हम जिस प्रोसेस का सबसे पहले यूज कर रहे हैं वो है बेसेमर परिवर्तक, जो कि 2 पार्ट्स में डिजाइन किया जाता है। अगर फास्फोरस की अशुद्धि कम है तो अम्लीय बेसेमर परिवर्तक का यूज करते हैं, और अगर फास्फोरस की अशुद्धि ज्यादा है तो हम क्षारीय बेसेमर परिवर्तक का यूज करते हैं। दोनों ही परिवर्तक देखने में सेम होते हैं, आयरन या स्टील के बने हुए नाशपाती के आकार के होते हैं, स्टैंड पर कसे होते हैं और अपने अक्ष पर घूम सकते हैं। इसके अंदर अस्तर लगा होता है, यदि सिलिका का अस्तर लगा होता है तो वो अम्लीय बेसेमर परिवर्तक कहलाते हैं, जिसका उपयोग फास्फोरस की कम मात्रा होने पर यूज करते हैं। और यदि निस्तापित डोलोमाइट का अस्तर लगा होता है तो वह क्षारीय बेसेमर परिवर्तक कहलाते हैं। इसका इस्तेमाल कब होता है, जब फास्फोरस की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो ये हमारे पास परिवर्तक है और इसमें ट्यूयर्स लगे हुए हैं जिससे अंदर हम गर्म वायु भेज देंगे। तो अब देखो प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस देखो क्या होती है, इसको समझिएगा। प्रोसेस में होता यह है कि जब हमने वायु भेजी तो ये जो कार्बन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ये गर्म तो होती ही है ऑटोमेटिकली, तो यहाँ क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ये बनेगी। तो जो भी कार्बन होगा वो किस में बदल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से निकलेगी बाहर। और आपको पता है ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ज्वलनशील गैस है, तो ये नीले रंग की फ्लेम के साथ जलती है। हम माचिस ऐसे लगा देते हैं तो ये नीले रंग की फ्लेम हमें ये इंडिकेट करती है कि इसमें से कौन सी गैस निकल रही है, फटाफट कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है। तो जितना भी उसमें कार्बन होगा वो सारा का सारा ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, और वो नीले रंग की फ्लेम के साथ बाहर जलती हुई रहेगी। जब तक जल रही है तब तक कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है। दूसरा, इसमें जो सल्फर है वह ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना सकती है, SO2। ये ज्वलनशील तो नहीं है मगर SO2 गैस व्यर्थ गैस के रूप में या वेस्ट गैस के तौर पर बाहर निकल जाती है। जो SI है वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है और हमको क्या बन जाता है, SiO2, जिसको हम बोलते हैं सिलिका। यह कैसा होता है, अम्लीय, अच्छी बात है। और जो मैग्नीज होता है ये भी अशुद्धि है, ये भी ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेती है, मैग्नीज ऑक्साइड। ये कैसा है, क्षारीय है। तो अशुद्धि एक अम्लीय हुए और एक क्षारीय है, तो ये आपस में ही रिएक्शन कर लेती हैं। ये जो MnO है जो कि क्षारीय होता है, ये SiO2 के साथ रिएक्शन करता है और हमको क्या मिल जाता है, MnSiO3 मिल जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीज सिलिकेट। और ये एक तरह का क्या होता है, स्लैग होता है, धातुमल होता है। और ये धातुमल ऊपर साइड में तैरने लगता है, छान करके अलग कर देते हैं, और अंदर का जो लोहा है वह प्योर हो गया, एकदम अल्ट्रा प्योर हो गया। कहने का मतलब उसमें से सारी अशुद्धियां निकल गई, अब केवल हमारे पास लोहा ही लोहा रह गया है। बट हमें केवल लोहा तो चाहिए नहीं है, हमें तो उसमें कार्बन चाहिए, और कार्बन भी कितना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में चाहिए, तो 0.25 से 1.5% के बीच में चाहिए। तो कार्बन की मात्रा कैसे बढ़ाएं, ऐसा नहीं है कि हम कार्बन उठा के मिला देंगे, ऐसा नहीं होता है। हम इसमें क्या करते हैं, एक मिश्र धातु मिलाते हैं, एलॉय मिलाते हैं। मिश्र धातु का नाम क्या है, स्पीगलसन, ठीक है, स्पीगलसन ये एक मिश्र धातु है, नाम याद रखिएगा। आपसे पूछा जाता है कि पिटवा लोहे से स्टील बनाने के लिए किस मिश्र धातु का इस्तेमाल करते हैं, तो विकल्प में आंसर दिया होता है स्पीगलसन। ये 3 चीज़ों का मिक्सचर है। इसमें मैक्सिमम तो है आयरन, दूसरा है कार्बन, और तीसरा है मैग्नीज। ये 3 चीज़ें होती हैं, ये बहुत कम होती है। मैग्नीज की मात्रा ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है। केवल 2 ही चीज़ें रहती हैं, आयरन और कार्बन। अब हमने देख लिया कि हमारे पास 100 किलो हमारे पास लोहा तैयार हो गया, तो फिर हम उसमें कैलकुलेट करेंगे कि हमारा कितना स्पीगलसन मिलना चाहिए, तो उतनी मात्रा हम स्पीगलसन को मिला देंगे। जैसे ही स्पीगलसन इसके अंदर जाएगा पिघल जाएगा, और पिघलने के बाद आयरन तो आयरन में मिक्स हो जाएगा, और कार्बन की मात्रा जैसे जैसे इंक्रीज करेगी, एंड फाइनली हमको क्या मिलेगा, कार्बन की मात्रा बढ़ती जाएगी और आयरन की मात्रा कंपैरेटिवली थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब हमारा इस अनुपात में हमें प्राप्त हो जाता है तो हम कहते हैं कि हमारा स्टील तैयार हो गया। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बेसेमर परिवर्तक से स्टील का निर्माण। अब देखो यहां पर अगर हम अम्लीय अस्तर लेते, ठीक है, तो देखो फास्फोरस अगर कम है तब तो कोई बात ही नहीं है,
ठीक है। फास्फोरस अगर ज़्यादा है तो देखो, फास्फोरस अगर ज़्यादा होता है तो ये जो फास्फोरस है P, ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है और क्या बना लेता है, P4O10। ध्यान से समझिएगा, P4O10 बना लेता है। अगर फास्फोरस ज़्यादा है तो वो फास्फोरस इसी वायु से क्रिया करके क्या बना लेगा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। एक चीज़ हो गई। अब अगर हमने अस्तर किसका लिया है, निस्तापित डोलोमाइट का लिया है, मींस कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमने अस्तर लिया है, तो वो जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो इस फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और हमको क्या मिलेगा, 2 मोल्स ऑफ Ca3PO4 का होल ट्वाइस, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट। ये क्या होता है, स्लैग। ये भी क्या है, एक तरह का धातुमल है। और ये धातुमल मतलब जो, थोड़ी देर के समझना, अगर हमने हमारे आयरन में फास्फोरस की इंप्योरिटी अगर ज़्यादा होती तो हम क्षारीय स्तर लगाते या डोलोमाइट का, निस्तापित डोलोमाइट का स्तर लगाते। होता उससे फायदा क्या कि फास्फोरस बदलता फास्फोरस पेंटाऑक्साइड में, जो कि इटसेल्फ अम्लीय है, और जो अस्तर है वो क्षारीय है। तो ये अम्लीय और क्षारीय मिलकर के एक नया स्लैग बना लेते और उसका नाम होता है कैल्शियम फॉस्फेट। स्लैग सारा ऊपर तैरता है, छान के अलग कर देते और हमारा शुद्ध लोहा मिलता। और उस शुद्ध लोहे में हम क्या मिला देते, स्पीगलसन। और स्पीगलसन मिलाने के बाद हम क्या देखते कि हमारी जो स्टील है वह हमको प्राप्त हो जाती है, और इस तरीके से हमें स्टील प्राप्त होता है। अब हम बात कर लेते हैं एक नई प्रोसेस की, जिससे हम स्टील कैसे बनाते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत पूछी जाती है। सीमेंस मार्टिन की खुले तल का प्रक्रम। देखें इसमें क्या होता है। देखिए ये जो चित्र आपको दिख रहा है, ये है सीमेंस मार्टिन की खुले तल की भट्टी। सीमेंस मार्टिन की खुले तल की भट्टी। देखो, आप जब किताब पढ़ोगे तो आप किताब में देखोगे, या कई जगहों पर आपने इस तरह के पढ़ने का पैटर्न देखा होगा कि लोग पहले भट्टी भट्टी एक साथ पढ़ा देते हैं और उसके बाद फिर जाकर के फिर उस पर प्रोसेस करेंगे। देखो, मैंने आपको केवल 2 ही भट्टी इससे पहले डिस्कस करी थी। एक का नाम था परावर्तनी भट्टी और एक का नाम था बात्या भट्टी। हमने इसके अलावा कोई तीसरी भट्टी आपको डिस्कस नहीं करी थी। बट जैसे जैसे हमारे लिए यूज़ होना है, हम उन भट्टियों को इस्तेमाल करते जाएंगे और आपको समझाते चलेंगे। तो देखो, आपने इससे पहले बेसिमर परिवर्तक देखा था और स्टील के बनाने की जो बेसिमरीकरण प्रोसेस थी वो आपने देखा था। देखो, मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं। देखो, स्टील को जो हम विधि पढ़ रहे हैं इससे तो बनाते ही हैं। एक और तरीका होता है स्टील बनाने का। हम लोग क्या करते हैं, ढलवा लोहे की रॉड टाइप की, इसको रख देते हैं एक कमरे में, उस पर कार्बन का पाउडर डाल देते हैं और कमरे में लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान 10-12 दिन तक मेंटेन रखते हैं। तो उसमें होता यह है कि जो कार्बन है वो आयरन के साथ रिएक्शन करके एक सीमेंटाइट बना लेता है, जिसका नाम होता है Fe3C। फॉर्मूला है Fe3C। पूछा जाता है ये सीमेंटाइट क्या चीज़ है, तो याद रखिएगा Fe3C जो फॉर्मूला होता है इसको हम बोलते हैं सीमेंटाइट। ये आयरन के ऊपर डेवलप हो जाता है और उस आयरन पर फपोले पड़ जाते हैं जैसे ये डेवलप होता है, तो उसको हम बोलते हैं फपोलेदार आयरन। और फिर उसके बाद जब फपोलेदार आयरन हमको मिल गया, अब हम इसको क्या करते हैं, पिघलाते हैं और कार्बन को होमोजीनियसली पूरे में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एंड फाइनली जो हमको मिलता है वो कहलाता है स्टील। ये है स्टील बनाने की वो प्रोसेस जो इनके अतिरिक्त यूज़ करी जाती है। तो चूंकि सीमेंटाइट एक इम्पॉर्टेंट टर्म था, वो मुझे बताना था, इसलिए मैंने इस प्रोसेस का जिक्र किया। मैं वापस आता हूँ सीमेंस मार्टिन की खुले तल की भट्टी पर। देखो, ये जो भट्टी आपको दिख रही है सीमेंस मार्टिन की खुले तल की भट्टी, बिल्कुल सिंपल चीज़ है, कुछ भी नहीं करना है इसमें हम लोगों को क्या करना है, इस भट्टी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो लगभग कितना सौ मेंटेन करना है, 1600 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का टेम्परेचर हमें मेंटेन करना है। और 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को मेंटेन करने के लिए हम इसमें एक ईंधन गैस डालते हैं जिसका नाम होता है प्रोड्यूसर गैस। ऑब्जेक्टिव में, जनरल नॉलेज में खूब पूछा जाता है प्रोड्यूसर गैस किस चीज़ का मिक्सचर है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का जो मिक्सचर होता है उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस एक ईंधन गैस है
इसके अंदर जाने से, इसके जलने से अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। साथ ही साथ हम इस भट्टी को पहले से ही हीट कर लेते हैं, गर्म कर लेते हैं, और इसमें धातु या जिसको कहें हम ढलवा लोहा जो आपने लिया था उसको हम पिघला करके 1600 डिग्री टेम्परेचर पर हम इसके अंदर दो चीज़ें भेजते हैं। एक का नाम है प्रोड्यूसर गैस और दूसरी है वायु मतलब ऑक्सीजन। इस भट्टी में जहाँ पर ये धातु पिघल रही है वहीं पर जो अस्तर लगा हुआ है वह किसकी चीज़ का लगा हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको हमने अभी भी बताया था ना, निस्तापित डोलोमाइट। तो निस्तापित डोलोमाइट का एक अस्तर लगा होता है, साथ ही साथ इसमें हेमेटाइट भी मिला होता है। हेमेटाइट का फॉर्मूला पता है ना, Fe2O3, ये भी इसमें मिला होता है। एक और चीज़ गलत धातु के साथ साथ मैं यही लिख दे रहा हूँ, Fe2O3, ये चीज़ भी मिली होती है। अब देखो होता क्या है, अब इसके अंदर जब वायु जाती है तो जो भी हमारे पास अशुद्धियां हैं एक एक साइड से वो अशुद्धियों से रिएक्शन करा दो। जो फास्फोरस है वह इस वायु से क्रिया कर लेगा। आपको पता है फास्फोरस वायु से क्रिया करके क्या बनाएगा, P4O10 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। इसके बाद जो Si है, सिलिकॉन है, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, SiO2 सिलिका बनाएगा। इसके बाद ये जो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है वो इस क्षारीय स्तर में कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, CaO और P4O10, इनकी रिएक्शन होगी और हमको मिलेगा कैल्शियम फॉस्फेट। ये धातुमल के रूप में मिल जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। जो हमारे पास मैग्नीज था ये भी अशुद्धि के तौर पे था ना, देखो वहां अशुद्धि लिखी हुई है, ये भी वायु के साथ रिएक्शन करता है। ये जो वायु हम यहां से भेज रहे हैं और क्या बन जाता है, मैग्नीज ऑक्साइड। ये क्या है, क्षारीय है, और SiO2 जो बना है वो है अम्लीय है। तो जो SiO2 है और जो मैग्नीज ऑक्साइड है वो आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, MnSiO3, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीज सिलिकेट। ये भी एक तरह का धातुमल है, ये धातुमल है, तो ऊपर तैरने लगता है धातुमल। और जो हमारे पास कार्बन है वो हेमेटाइट से भी रिएक्शन कर सकता है और वायु से भी रिएक्शन कर सकता है, दोनों प्रोसेस हैं। अगर कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, तो बनेगा CO2। और अगर कार्बन अगर हेमेटाइट से रिएक्शन करता, Fe2O3 से रिएक्शन करता, तो भी हमको क्या मिल जाता, आयरन तो उसमें मिल जाता और 3CO गैस जो है वो बाहर निकल जाती। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो इम्प्योरिटीज हैं, कार्बन की इम्प्योरिटीज बाहर निकल गई कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में, वो हम रीयूज कर लेंगे प्रोड्यूसर गैस में। उसके बाद जो फास्फोरस था उसने फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाया और जो अस्तर था उससे रिएक्शन करके स्लैग बना लिया। जो सिलिकॉन था वो SiO2 में बदल गया, Mn था वो MnO में बदल गया, आपस में ही रिएक्शन करके स्लैग बना लिया। तो इस तरह से सारी इम्प्योरिटीज धातुमल के रूप में ऊपर तैरती रहेंगी। इम्प्योरिटीज को छान कर अलग कर दीजिए और जो हमारा शुद्ध लोहा रहेगा उसमें अभी अभी हमने आपको बताया था कौन सी मिश्र धातु बनाते हैं, मिलाते हैं, स्पीगलसन। ये तीन चीजों का मिक्सचर है। किस किस का, आयरन मुख्य रूप में ये रहता है, कार्बन और थोड़ा सा क्या रहता है, मैग्नीज। इन चीजों का ये मिक्सचर है। इस मिश्र धातु को अपनी आवश्यकता अनुसार मिला लेते हैं और आयरन में कार्बन का परसेंटेज बढ़ा देते हैं और इस तरह से हमको स्टील की प्राप्ति होती है। समीकरण चित्र, और इसको बोलते हैं सीमन मार्टिन की खुले तल की भट्टी, और इस तरह से हम स्टील की प्राप्ति कर लेते हैं। इस तरह से आपको स्टील समझ में आ गया होगा। एक और प्रोसेस हमने बताई थी LD प्रोसेस, वो पूछी नहीं जाती है, आप इसको बुक से पढ़ सकते हैं। अगर नहीं आती है तो फिर मैं अलग से वीडियो बना करके छोटा सा प्रोसेस उसमें डाल दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं स्टील के कुछ 3 गुणों की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। वो 3 गुण कौन से होते हैं, आइए उनको और देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने स्टील पढ़ लिया था, स्टील कैसे बनता है। अब स्टील की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं। ये बोर्ड में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखो आपसे क्वेश्चन 2 नंबर में आता है या 1 नंबर में आता है, किसी भी तरह से पूछा जाता है। देखो आपसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, इस्पात का ऊष्मा उपचार क्या है। इस्पात का ऊष्मा उपचार क्या है, तो देखो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास स्टील है, ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर बदलते हैं, तापमान बदलते हैं, तो स्टील के जो गुण हैं वो परिवर्तित होते हैं। मतलब टेम्परेचर बदलने से स्टील के गुण बदलते हैं। तो देखो लिखा है इस्पात के गुण इसके ऊष्मा उपचार पर निर्भर करते हैं। मतलब हम गर्म कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं ऊष्मा उपचार, और उस पर स्टील के गुण डिपेंड करते हैं। स्टील के कौन से गुण,
स्टील हार्ड होती है, सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट का मतलब ऐसा नहीं कि दबा दो आप उसे, सॉफ्ट का मतलब लचीली, फ्लेक्सिबल, मुड़ जाए। कभी कभी देखा होगा एक लोहे का गिलास है, उसको आप ऐसे दबाओ तो थोड़ा सा दब जाता है। कभी कभी एकदम से लोहे का रिजिड चीज रहता है, दबाओ तो दबता नहीं है, मगर पतला ऐसे गिर गया तो टूट जाता है। तो उसको हम बोलते हैं कि वो रिजिड है, ब्रिटल है, भंगुर है, टूट गया। और कभी कभी फ्लेक्सिबल होता है। तो फ्लेक्सिबल चीज़ हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि हम उसका उपयोग कर सकते हैं, और भंगुर चीज़ जो कठोर होती है वो हमारे लिए कम उपयोगी होती है। तो कहीं ना कहीं उसकी जो हार्डनेस है, उसकी जो सॉफ्टनेस है, ये उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और उसी टेम्परेचर से रिलेटेड ये 3 प्रोसेस है, तीनों अलग अलग नाम से पूछी जाती है। पहला पूछा जाता है स्टील के कठोरीकरण से आप क्या समझते हो, स्टील के कठोरीकरण से आप क्या समझते हो, या फिर हार्डनिंग और क्विंचिंग ऑफ स्टील्स क्या कहलाती है। तो बहुत सिंपल है, जो भी हमारे पास स्टील है उसको खूब तेज गर्म कर दो, रेड हॉट गर्म कर दो, लाल हो जाए तब तक गर्म कर दो, और पर एक झटके से ठंडा कर दो। ऐसा समझ लो उसमें ठंडा पानी डाल दो। तो स्टील को रक्त तप्त गर्म करने के उपरांत यदि उसको शीघ्रता से ठंडा कर दिया जाता है तो स्टील हमारी कठोर हो जाती है, भंगुर हो जाती है, हार्ड हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हार्डनिंग और क्विंचिंग ऑफ स्टील। ये लिखा हुआ है, समझ लीजिएगा। उसके बाद दूसरा है तापानुशीतन, या जिसको हम बोलते हैं एनिलिंग। तो आपसे पूछा जाता है स्टील के तापानुशीतन से आप क्या समझते हो, या एनिलिंग ऑफ स्टील से क्या समझते हो। तो स्टील का तापानुशीतन बड़ा सिंपल है। अगर हम स्टील को रेड हॉट गर्म करें और फिर धीमे 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 ठंडा करें तो स्टील हमारी सॉफ्ट रहती है, फ्लेक्सिबल रहती है, अच्छी क्वालिटी की स्टील बनती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं तापानुशीतन। मतलब स्टील को रेड हॉट गर्म करके धीमे धीमे ठंडा करने की जो प्रक्रिया है, जिससे स्टील नरम होती है, सॉफ्ट होती है और फ्लेक्सिबल होती है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टील का तापानुशीतन। तीसरी प्रक्रिया है स्टील का टेम्परीकरण। अब देखो, मान लो हमारे पास स्टील हमने गर्म किया और ठंडा कर दिया, एकदम से खड़ा स्टील तो हार्ड हो गया। हम चाहते हैं अरे हमारे लिए तो हार्ड स्टील काम का नहीं है, हमारे लिए तो सॉफ्ट स्टील चाहिए। तो हम क्या करते हैं, टेम्परिंग कर देते हैं। इस हार्ड स्टील को, ये जो हमने कठोरीकृत स्टील बनाया है, इसको हम फिर से गर्म करेंगे। कब तक गर्म करेंगे, 280 से 300 तक, और फिर धीमे धीमे ठंडा करेंगे तो स्टील नरम हो जाता है। और स्टील मतलब कठोरीकृत स्टील को 280 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म करना और फिर धीमे धीमे ठंडा करके उसको नरम स्टील में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं स्टील का टेम्परीकरण। एक और मिलती जुलती एक परिभाषा है, ये सिर्फ तो रिलेटेड नहीं है बट थोड़ा अलग है, इसको बोलते हैं नाइट्राइडीकरण। ये जनरल नॉलेज का बहुत क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है स्टील को कठोर बनाने के लिए हम एक प्रक्रिया अपनाते हैं और उस प्रक्रिया का नाम होता है नाइट्राइडीकरण। जैसे हम लोगों ने स्टील को गर्म करके ठंडा कर दिया तो स्टील कठोर हो गया, उसी तरह से हम चाहते हैं कि स्टील की केवल सतह जो है, जो सरफेस जो है, केवल वो हार्ड हो, स्टील का केवल पृष्ठ केवल कठोर हो जाए, अंदर स्टील कठोर ना हो। तो ऐसे करने के लिए हम एक नई प्रक्रिया अपनाते हैं जिसका नाम होता है नाइट्राइडीकरण। इस प्रक्रिया में हम स्टील को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं। याद रखिएगा, स्टील को हम अमोनिया के साथ गर्म करते हैं तो आयरन नाइट्राइड बन जाता है सरफेस पर, और उसकी सरफेस जो है वो बहुत हार्ड हो जाती है। और स्टील का सरफेस हार्ड हो जाना, इसको बोलते हैं स्टील का पृष्ठ कठोरीकरण। और स्टील का जो पृष्ठ कठोरीकरण है उसके लिए हम जिस प्रोसेस को लगाते हैं उसका नाम होता है नाइट्राइडीकरण। और नाइट्राइडीकरण में आयरन या स्टील को हम जिस गैस के साथ गर्म करते हैं उस गैस का नाम होता है अमोनिया। तो ये ओवरऑल 4 परिभाषाएं थी, चारों इंपॉर्टेंट है, चारों पूछी गई हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो स्टील की तो वैसे बहुत सारी मिश्र धातुएं होती हैं, क्रोम स्टील, टंगस्टन स्टील, बट इस स्टील का नाम आपने बहुत सुना होगा घर पे, स्टेनलेस स्टील। तो आपसे पूछा जाता है स्टेनलेस स्टील जो है वो किस चीज़ की मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील नो डाउट उसमें आयरन तो है ही, उसमें 2 चीज़ें और होती हैं, एक होता है क्रोमियम लगभग 18% और निकल उसमें होता है 8%। तो आयरन, क्रोमियम और निकल की जो मिश्र धातु है उसको हम बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। इसमें जंग नहीं लगती है और इसका उपयोग घरेलू बर्तन वगैरह बनाने में किया जाता है। तो ये चीज़ थी ओवरऑल स्टील के बारे में। उम्मीद है आप आयरन का फर्स्ट पार्ट, आयरन का सेकंड पार्ट और आयरन का थर्ड पार्ट स्टील तक आप पढ़ोगे तो आपको पूरी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी। आप बढ़िया तरीके से वीडियो को सुनने के बाद लिखिएगा, किताब पढ़िएगा, किताब पढ़िएगा। किताब पढ़ने से नॉलेज बढ़ती है और केवल वीडियो के भरोसे मत नहीं रहिएगा, आप अपनी नॉलेज खुद से इन्हेंस करिए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि 10 जगह से चीज़ें आपको आधा घंटे में ला करके दे दूँ, बट वो 10 चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद तभी हैं जब आप पूरी चीज़ देखें, प्रैक्टिस करें और
उम्मीद करें कि हाँ हम अच्छा करेंगे, हम अच्छा करेंगे, तभी आप अच्छा कर सकते हो। आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, नकारात्मक व्यक्तियों से हमेशा दूर रहिए। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा, अपने दोस्तों तक भेजिए। थैंक यू वेरी मच।